नमस्कार। एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भारतीय संविधान के संदर्भ में जो मूल संविधान है और मूल संविधान में कितने अनुसूची था और बदलते समय के सापेक्ष उस संविधान में संशोधन करते हुए अनुसूची की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है, उसी के संदर्भ में आज चर्चा करूंगा। जहां तक कि हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में, भारतीय संविधान जो अभी कार्यरत है, उसका मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। तो मूल संविधान में जो 26 नवंबर 1949 को जो अंगीकृत किया गया था और तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। अनुसूची की संख्या 8 यानी शेड्यूल 8 था और 22 भाग था, 22 भाग यानी पार्ट, और कुल अनुच्छेद उस समय जिसमें संविधान को लागू किया गया था उसमें 395 अनुच्छेद था। 395 अनुच्छेद। ये 395 अनुच्छेद को 22 भागों में बांटा गया था और यह 8 अनुसूची है। जो अनुसूची शेड्यूल है, वो शेड्यूल में कहा जाता है कि शेड्यूल को समाप्त नहीं किया जाता है। हाँ, शेड्यूल में संशोधन करके और अधिक बढ़ाया जा सकता है, शेड्यूल की संख्या बढ़ाया जा सकता है, शेड्यूल को कम नहीं किया जा सकता है। जबकि अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो है, आर्टिकल में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करके अनुच्छेद को समाप्त भी किया जा सकता है, यानी निरसित भी किया जा सकता है। लेकिन अभी ये जो मूल संविधान की संरचना थी, जिसमें 8 अनुसूची था, 22 भाग में जो 395 अनुच्छेद को विभाजित किया हुआ था। अभी वर्तमान में इस अनुसूची में और अधिक बढ़ोतरी करते हुए अनुसूची की संख्या 12 हो गई, 12 अनुसूची हो गई। उसके बाद इस 12 अनुसूची यानी संविधान संशोधन करके संविधान में जो है 4 अन्य अनुसूची को जोड़ा गया है। उसके बाद भाग जो है वो भाग 22 भाग था और अभी वर्तमान में 25 भाग है। ABCD करके उसको 25 भाग कर दिया गया है। और जो मूल अनुच्छेद में, मूल संविधान में जो 395 अनुच्छेद था, उसमें बढ़ोतरी करते हुए अप्रॉक्स अभी 475-76 के लगभग में अनुच्छेद हो गया है। 475 इसमें ABCD करके 475 कर दिया गया। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का हनन का संदर्भ में जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में लिखा गया है और उसी में अनुच्छेद 21 के 1 करके जो है राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का मौलिक अधिकार को देते हुए इस तरह से संख्या को ABCD करके बढ़ाते हुए अभी वर्तमान में लगभग अनुच्छेद जो है 475 है और ये घटते बढ़ते रहता, हालांकि बढ़ते ही रहेगा। ठीक, तो इस तरह से और आगे मैं इस अनुसूची के बारे में आज आप लोगों के साथ विशद रूप से चर्चा कर रहा हूं। अनुसूची जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में जो अनुसूची की संख्या थी वह 8 थे, लेकिन वर्तमान में अनुसूची की संख्या बढ़कर 12 हो गई। तो आज मैं इस 12 अनुसूची के बारे में चर्चा करूंगा। तो अनुसूची संख्या 1, अनुसूची संख्या 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि भारत एक संघ है राज्यों का और
उस राज्य का क्षेत्र कहां तक है, इसके बारे में किन कौन से राज्य क्षेत्र है उसके बारे में अनुसूची 1 में किया गया। भारत के संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा। भारत के संघ एवं राज्य क्षेत्र कितने राज्य है, और उन सारे राज्यों को मिलाकर एक संघ है जिसको भारत कहा गया। इंडिया, दैट इज भारत, विच इज यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट। इसके बारे में चर्चा अनुसूची 1 में है। जब कभी कोई नया राज्य का गठन होता है तो उस राज्य का गठन के बाद जब नया राज्य बनता है और वो भारत के संघ में शामिल होता है तो उन सबों के बारे में अनुसूची संख्या 1 में स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से भारत के संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। अनुसूची संख्या 2, अनुसूची संख्या 2 में भारत के जितने भी उच्च प्राधिकारी है, हाई अथॉरिटीज वाले जो पोस्ट हैं, उन सब पोस्टों पर रहने वाले व्यक्तियों का वेतन के संबंध में जानकारी दिया गया है। उच्च प्राधिकारियों का वेतन के संबंध में अनुसूची 2 में उच्च प्राधिकारियों के वेतन के संबंध में और ये जो उच्च प्राधिकारी हुआ, जैसे राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, महान्यायवादी हो गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, जस्टिस हो गया, हाईकोर्ट के जस्टिस, या कैग हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर, इन सारे जितने भी जो प्राधिकारी है, जो संविधान के तहत संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, जो पद पर बैठे हुए व्यक्ति होते हैं, उनके वेतन के संबंध में या पद का जो वेतन होता है उसके संबंध में चर्चा अनुसूची 2 में किया गया है। अनुसूची 3, शेड्यूल नंबर 3, इस 3 में इन्हीं सारे प्राधिकारियों के शपथ की चर्चा है। उच्च प्राधिकारियों का शपथ, उच्च प्राधिकारियों का शपथ, ऑथ, यानी जो उच्च पदाधिकारी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, महान्यायवादी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कह सकते हैं कि कैग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन, मेंबर, राज्यपाल, तो जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्राधिकारी हैं उन सबों का शपथ। इतना ध्यान रखिए कि उच्च प्राधिकारियों का वेतन 2 में और उसके बाद शपथ 3 में चर्चा है। पहले वेतन मिलता है, उसके बाद कसम खाता है, जो भी हो। अनुसूची 4, भारतीय संविधान में जो अनुसूची 4 है वह राज्यसभा में राज्यों से सीटों के आवंटन के बारे में है। यानी विभिन्न राज्यों से राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, यानी किस राज्य से कितना सीट राज्यसभा के लिए आवंटित होगा उसके बारे में चर्चा है। और ये जो है सो राज्यों के अनुपात में दिया गया है, राज्यों के जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में चर्चा है। तो राज्यसभा में राज्यों से सीटों के आवंटन के बारे में अनुसूची 4 में, राज्यसभा में राज्यों, विभिन्न राज्यों से सीटों की संख्या के आवंटन के बारे में चर्चा भारतीय संविधान के अनुसूची 4 में है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों की संख्या के आवंटन के बारे में, और किस राज्य में कितने राज्यसभा का, किस राज्य से कितने राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होगा, इन सारे संदर्भ में चर्चा अनुसूची 4 में स्पष्ट रूप से बताया गया। और राज्यों के जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा के सीटों की संख्या निर्धारित की।
उसी तरह से अनुसूची 5 की बात करें। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रशासनिक उपबंध है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संबंध में विशेष प्रशासनिक उपबंध, विशेष प्रशासनिक उपबंध यानी SC ST लॉ कह सकते हैं, या SC ST के कल्याण के लिए विशेष प्रशासनिक उपबंध है। तो इस तरह से अनुसूची 5। आ जाइए अनुसूची 6 की बात करते हैं। अनुसूची 6 जो है शेड्यूल नंबर 6, वो पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए विशेष सुविधा और प्रशासनिक उपबंध है ना। तो पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों के लिए विशेष प्रशासनिक उपबंध की चर्चा है। विशेष प्रशासनिक एवं कल्याण के संबंध में उपबंध दिया गया है। और ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये पूर्वोत्तर राज्य जो है, पूर्वोत्तर के जो 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य जो पूर्वोत्तर के हैं, इसके लिए विशेष प्रशासनिक यहाँ रहने वाले लोगों के लिए विशेष प्रशासनिक उपबंध की चर्चा भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। इसके बाद अनुसूची 7वां अनुसूची जो भारतीय संविधान में दिया गया है, उसमें 3 सूचियों की चर्चा है। 3 शेड्यूल, 3 सूचियां। यानी सूची के संबंध में है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियों की चर्चा है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 शेड्यूल, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी वैसे विषय जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संघ के पास है, यानी केंद्र सरकार के पास है, वैसा सूची संघ सूची है। और वैसे विषय के संबंध में सूची दिया हुआ है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को है, तो उसे राज्य सूची के तहत रखा गया है। और वैसी सूची जिसके विषय में कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को प्राप्त है, तो उसे समवर्ती सूची कहते हैं। और जब समवर्ती सूची के संबंध में केंद्र और राज्य के बीच में अंतर्विरोध उभर कर सामने आ जाए, तो उस अंतर्विरोध के संदर्भ में अंतिम निर्णय संघ के द्वारा बनाया गया कानून या उपबंध होगा, वो मान्य होता है। तो इस प्रकार से 3 सूचियों की चर्चा भारतीय संविधान में अनुसूची 7 में चर्चा है। आ जाइए फिर अनुसूची 8। अनुसूची 8, इसमें भारत के भाषा की चर्चा है। भारतीय भाषा, लैंग्वेज। और ये भारत की भाषा के संदर्भ में है। भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषा वर्णित है। भाषा में 22 भाषा वर्णित है, जिसको मातृभाषा के रूप में कहा जाता है।
तो या राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। तो भारत में 22 जो भाषा है वह संविधान के अनुसूची 8 के तहत शामिल है। इस तरह से वैसे ये भाषा जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है, उस भाषा में ऑफिशियल पेपर या कार्य किया जा सकता है और किया भी जाता है। उस भाषा के बारे में पढ़ाया भी जाता है, सब्जेक्ट भी होता है। 9वां अनुसूची, चलिए 9वें की बात मैं विशेष रूप से कर रहा हूं, क्योंकि जब मूल संविधान था तो मूल संविधान में इन 8 सूची की चर्चा थी। बदलते परिप्रेक्ष्य में भाषा की संख्या भी संविधान संशोधन करके अनुसूची 8 में बढ़ाया गया है। अभी 22 भाषा है। 8 अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची जो भारतीय संविधान का पहला जब संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में, तो उसी पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत अनुसूची 9वां को शामिल किया गया। और इस 9वें अनुसूची के तहत जो विषय शामिल किया गया वह था भूमि सुधार। भूमि सुधार के संदर्भ में जो प्रावधान लागू किया गया है भारत में, वह भारतीय संविधान के अनुसूची 9 के तहत लाया गया और यह आजादी के बाद पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत लाया गया। तो चलिए उस बात की मैं चर्चा कर देता हूं कि अनुसूची 9 जो है वो पहला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया, यानी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अधिनियम 1951 पूछेगा कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ भारतीय संविधान में, तो 1951 में। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और लागू होने के बाद यानी कि जब गणराज्य बना, तो गणराज्य बनने के बाद पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया और इसी 51 के तहत जो है सो इस सूची को शामिल किया गया, यानी 9वीं सूची को शामिल किया गया। और इस 9वीं सूची, इस सूची में यानी 9वीं सूची में भूमि सुधार का प्रावधान लागू किया गया। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार का प्रावधान। भूमि सुधार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुसूची 9 में यानी शेड्यूल नंबर 9 में इंडिकेट कर दिया गया है, जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अब आइए 10वें अनुसूची, 10वां दल बदल निरोधक अधिनियम के तहत लाया गया। दल बदल निरोधक, दल बदल निरोधक, ये जो है भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत लाया गया। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम के तहत दल बदल निरोधक कानून लाया गया। यानी जिस किसी भी दल के सदस्य यदि किसी विशेष दल से चुनाव जीत कर जाता है और वह चुनाव जीतने के बाद फिर दूसरे दल में पाला बदल लेता है, तो वैसे स्थिति में यानी उस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए जो है सो सरकार के द्वारा दल बदल निरोधक अधिनियम लाया गया और वह अनुसूची 10 में लाया गया है कि जो जिस पार्टी से जीत के जाएगा उसी पार्टी का सदस्य के रूप में रहेगा और यदि वह उस पार्टी से पाला बदलता है, दूसरे राजनीतिक दलों में जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। हाँ, इसके लिए एक प्रावधान लाया गया
कि यदि वो अपने साथ एक 2/3 सदस्यों के साथ यदि पाला बदलता है तब उसकी सदस्यता बची रह सकती है, और नहीं तो इस दल बदल निरोधक अधिनियम के तहत इस अनुसूची 10 के तहत जो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है और किया भी जाता है। तो इस तरह से यह कानून यह शेड्यूल नंबर 10 में लाया गया, जो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची की बात कर लूं तो 11वीं अनुसूची जो काफी महत्वपूर्ण है भारत के लोगों के संदर्भ में, शेड्यूल नंबर 11 11वीं अनुसूची 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज शासन प्रणाली। भारत की जो संरचना है राजतंत्र, भारत की जो राजनीतिक संरचना है उसके संदर्भ में देखा गया कि भारत में लोकतंत्र है। प्रारंभ में द्विस्तरीय लोकतंत्र था, केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर, लेकिन 1992 ईस्वी में इस लोकतंत्र को त्रिस्तरीय संरचना में परिवर्तित किया गया। एक संघ के स्तर पर संघ सरकार, राज्य के स्तर पर राज्य सरकार और स्थानीय स्तर पर पंचायत सरकार का गठन किया गया है। और ये पंचायत सरकार का जो गठन किया गया है यह अनुसूची 11वीं के तहत ही लाया गया। और यह 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज शासन प्रणाली को लाया गया और यह अधिनियम 1 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस पंचायती राज शासन प्रणाली जो 73वें संविधान संशोधन के तहत एक नए अनुसूची 11वीं अनुसूची के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और उस 11वीं अनुसूची के तहत भारत में त्रिस्तरीय सरकार की संरचना को लागू किया गया। यानी यूं कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को स्थापित करने की कोशिश किया गया, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। और सत्ता का जो विकेंद्रीकरण किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की अंतिम निर्णय, समाज का जो अंतिम निर्णय लिया जाएगा विकास के संदर्भ में वो जनता के द्वारा लिया जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हम भारत के लोग एक सब प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने की बात कर रहे हैं। तो अंतिम सत्ता का जो चाबी है वो जनता के हाथ में, और हमारे शासन की जो शक्ति का जो स्रोत है वह भारत की जनता में है। इसीलिए उस भारत की जनता में सत्ता को स्थापित करते हुए, सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए पंचायती राज यानी स्थानीय शासन प्रणाली को लागू किया गया है, जो भारतीय संविधान के अनुसूची 11 में लाया गया है। और इस तरह से अनुसूची 11 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है सो इसको लागू किया गया है। उसके बाद 12वें अनुसूची जो है वह भी पंचायती राज जिस तरह से गांव के स्तर पर है उसी तरह से शहर के स्तर पर नगर प्रशासन की बात किया गया है। और यह नगर प्रशासन की बात जब किया गया है तो वह 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में नगर प्रशासन की चर्चा 12वें अनुसूची में किया गया है। और यानी कि टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992
तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत नगर प्रशासन यानी शहर में सत्ता का विकेंद्रीकरण 12वें अनुसूची के तहत और गांव में सत्ता का विकेंद्रीकरण 11वें अनुसूची के तहत लाया गया। इस तरह से, और ये दोनों संविधान संशोधन 1992 में एक 73वें और 74वें एक 11वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया पंचायत के स्तर पर, और शहर के प्रशासन को अनुसूची 12 में शामिल कर नगर प्रशासन में जनता के अधीन किया गया। यानी यहाँ भी सत्ता का विकेंद्रीकरण शहर में जनता के लिए किया गया है और गांव के स्तर पर जनता के लिए 11वीं अनुसूची के तहत है। और पंचायती राज प्रणाली, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी के पहले महात्मा गांधी का एक स्वप्न था ग्राम स्वराज की अवधारणा के संदर्भ में। ग्राम स्वराज का जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने गांधी जी के इस स्वप्न को साकार करने के लिए भारतीय संविधान के अनुसूची 40 में स्थानीय स्वशासन की बात किया गया है, स्थानीय ग्राम स्वशासन की बात किया गया है। लेकिन उस ग्राम स्वशासन की बात भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के तहत किया गया है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भ में। और वहां चूंकि डीपीएसपी को भारतीय न्यायालय में अपरिवर्तनीय माना गया, इसलिए उसको उसमें परिवर्तन करते हुए एक संवैधानिक स्वरूप स्थापित करते हुए भारतीय समाज में जनता जो समाज का निचला हिस्सा है, सरकार का आधारभूत स्तर है, तो वहां जनता के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया और इसके लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन को लागू करते हुए ये लाया गया। और आज़ादी के बाद जैसे ही देश में स्थानीय स्वशासन की बात हुई थी तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर में इस पंचायती राज को स्थापित करने का प्रयास किया गया था, बाद में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ठीक, तो इस प्रकार से पंचायती राज और नगर प्रशासन जो है सो 1993 ईस्वी से लागू किया गया, लेकिन अधिनियम 1992। तो आज के इस वीडियो में भारतीय संविधान में जो अनुसूची है उस 12 अनुसूची के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह अनुसूची बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाना चाहिए, और आ गया होगा या आ जाए तो आप प्लीज कृपया करके इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और इस पर लाइक करते हुए कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।